हेलो बच्चों। आज हम लोग बीवीडी चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है से हम लोग आज सोशल साइंस का चैप्टर 7वां व्यापार और भूमंडलीकरण का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। हम लोग बीवीडी क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 7वां। इसके पहले 6 और चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7वां। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? कब हुई? 1990 के दशक में। कब हुई? 1990 के दशक में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को। किसे? अनुबंधित मजदूरों को। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कौन था? रेशम मार्ग। कौन था? रेशम मार्ग। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवाद, नाजीवाद शासन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1929 में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ। भारत सदस्य नहीं है। किसका? ओपेक का। भारत किसका सदस्य नहीं? ओपेक का। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? तो अमेरिका पे। किस पे पड़ा? अमेरिका पे। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने। किसने? फ्रैंक डी रूजवेल्ट। युद्ध उत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो विश्व बैंक का। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 बना। कब बना? 1995 में बना। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। कब पारित किया गया? किस देश में? तो ब्रिटेन में। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं।
तो देखते हैं विश्व व्यापार किसे कहते हैं। विश्व व्यापार किसे कहते हैं। उस तरह के बाजारों को हम विश्व व्यापार कहते हैं। उस तरह के बाजारों को हम विश्व व्यापार कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। जैसे क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। प्रश्न दूसरा है, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। 18वीं सदी के मध्य भारत के इंग्लैंड में 18वीं सदी के मध्य भारत 18वीं सदी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। ये कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। ये कारखाने क्या थे? वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। इस प्रक्रिया से क्या है? वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई, जिसके कारण इंग्लैंड का ध्यान उत्तर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर गया, जहां उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल तथा बना बनाया एक बाजार मिला। जहां उसे क्या है? पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल तथा बना बनाया बाजार भी मिला। इन्हीं दो चीज़ों पे औद्योगिक क्रांति सफल होता है। इन्हीं दो चीज़ों पे क्या औद्योगिक क्रांति सफल होता है। इसीलिए इंग्लैंड ने इन प्रचुर संसाधनों पे अस्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। इससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली विकसित हुई। इससे क्या है? उपनिवेशवाद नामक एक नई शासन प्रणाली क्या हुई? विकसित हुई। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का 18वीं और क्या है? प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। क्या था? कपड़ा उद्योग। प्रश्न संख्या तीसरा है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार का स्वरूप को विस्तृत किया। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। विश्व बाजार के स्वरूप का विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ। विश्व बाजार के क्या स्वरूप का विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया। बाजार का स्वरूप क्या हुआ? विश्वव्यापी होता चला गया। और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। उत्पादन के बढ़ते आकार से कच्चे मालों की आवश्यकता हुई, जिससे इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां उसे कच्चा माल के साथ बना बनाया एक बाजार भी मिला। जहां क्या है? कच्चा माल के साथ बना बनाया एक बाजार भी मिला। देखते हैं क्वेश्चन चौथा, भूमंडलीकरण के भारत पे प्रभावों को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। तो भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत को भी प्रभावित किया। आज भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण के दौर में रोजगार के एक नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। जैसे टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना और संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई।
इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? समरकंद पर्शियन सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। समरकंद पर्शियन सीरिया मार्ग को क्या है? रेशम मार्ग कहा जाता है। यह एशिया के यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। यह क्या है? एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं और कंपनी का दिवालिया निकल जाए तथा वस्तु और मुद्राओं दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे, इसे ही हम आर्थिक संकट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक संकट कहेंगे। न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील क्यों लागू की गई? आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई। क्या है कि आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को नियमित करने का प्रयास किया गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पे हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था, क्योंकि इसी आधार पे विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रेम, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।